हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग इसके पहले दो तीन वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, विश्व भूमंडलीय कृत का बनना, यानी कि भौगोलिक विश्व जो कि औद्योगिक कारणों से भूमंडलीकृत हो रहा था। इसमें ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूट यानी कि ब्रेटन वुड्स संस्थान के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ब्रेटन वुड्स संस्थान इस उद्देश्य से बनाए गए थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक मंदी प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1929 से लेकर 1932 तक पूरे विश्व को झेलनी पड़ी थी, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व न झेल सके। ऐसी आर्थिक मंदी के दौर में विश्व न फंसे। विश्व के हर देश को जो आर्थिक नुकसान और हुआ है उसकी भरपाई की जा सके, इसके लिए इस संस्थान की स्थापना की गई। जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नामक जगह पर यूनाइटेड नेशन मॉनेटरिंग एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड की स्थापना, जिसको हम IMF कहते हैं, इस संस्था के सदस्य देशों के बाहरी नफ़े और नुकसान यानी कि फ़ायदे और नुकसान की देखभाल के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि विश्व का अगर कोई देश यदि आर्थिक मंदी के दौर से जूझ रहा हो तो उसे कुछ आर्थिक फंड दिया जा सके जिससे उसकी स्थिति अच्छी बन सके। युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण की फंडिंग के लिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की स्थापना की गई। इसे वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। IMF और वर्ल्ड बैंक, जिनका मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है इनको। इसलिए युद्ध के बाद की आर्थिक प्रणाली को ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी कहा जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड और वर्ल्ड बैंक ने 1947 में अपना काम शुरू कर दिया। इन संस्थाओं के लिए जाने वाले निर्णय को पश्चिमी औद्योगिक शक्तियां कंट्रोल करती थी। अहम मुद्दों पर तो अमेरिका का वीटो पावर ही चलता था। और ब्रेटन वुड्स सिस्टम का आधार था विभिन्न मुद्राओं के लिए एक निर्धारित विनिमय दर। डॉलर की कीमत को सोने की कीमत से जोड़ा गया। इसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही जो ब्रेटन वुड्स में ये सिस्टम बनाया गया बैंकिंग व्यवस्था का, इसमें डॉलर की जो कीमत थी वो सोने की कीमत से जोड़ा गया, जिसमें 1 आउंस सोने की कीमत $35 थी। अन्य मुद्राओं को डॉलर के मुकाबले अलग अलग निर्धारित दरों पर रखा गया। और यही कारण है कि आपकी मुद्रा का वैल्यू कितना भी हो, किंतु वर्तमान समय में हम उस मुद्रा को डॉलर के मुकाबले ही देखते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं। युद्ध के बाद शुरुआती साल कैसे रहे, थोड़ा इस पर हम चर्चा करते हैं। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम ने पश्चिम के औद्योगिक देशों और जापान में एक अप्रत्याशित आर्थिक विकास के युग की शुरुआत कर दी। 1950 से लेकर 1990 के बीच विश्व का व्यापार 8% की दर से बढ़ा और आमदनी लगभग 5% की दर से बढ़ी। ज़्यादातर औद्योगिक देशों में बेरोजगारी 5% से भी कम थी। इससे पता चलता है कि इस अवधि में कितनी आर्थिक स्थिरता आई थी। अब इसके बाद उपनिवेशों का अंत और आज़ादी
यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के 2 दशकों के भीतर तमाम जो उपनिवेश थे वो आज़ाद हो गए। भारत भी इसी दौरान था, यानी कि 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी और 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। एक नए राष्ट्र के रूप में सामने आए थे। शोषण के एक लंबे इतिहास के कारण ये देश भारी आर्थिक संकट में थे। शुरुआती दौर में ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूट इस स्थिति में नहीं था कि इन देशों की मांग को पूरा कर सके। इस बीच यूरोप और जापान ने तेजी से तरक्की कर ली थी और ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूट से स्वतंत्र हो गए थे। 1950 के दशक के आखिर में आकर इन संस्थानों ने दुनिया के विकासशील देशों की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। विकासशील देशों में जो ये संस्थाएं पुरानी उपनिवेशी ताकतों के नियंत्रण में थी, अमेरिका के नियंत्रण में खास करके थी, इसलिए ज़्यादातर विकासशील देशों पर अभी भी इस बात का खतरा था कि पुरानी उपनिवेशी ताकतें उनका शोषण कर सकती हैं। एक नए आर्थिक ढांचे की मांग रखने के लिए इन देशों ने G77 यानी कि 77 देशों का एक समूह बनाया। उनकी मांग थी कि अपने प्राकृतिक संसाधनों पर सही मायने में नियंत्रण, कच्चे माल की सही कीमत और विकसित बाजारों में बेहतर पकड़, है ना, ये स्थितियां थी। बाद में जो है 1960 के दशक तक आते आते जो दखलंदाजी ब्रेटन वुड्स के अंदर अमेरिका की थी वो कम होने लगी। सोने की तुलना में डॉलर अपनी कीमतों को बचा नहीं पा रहा था। इस तरह की निर्धारित विनिमय दर की प्रणाली समाप्त हुई और अस्थायी विनिमय दर की परिपाटी शुरू हुई। 1970 के दशक के मध्य तक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था कई मायने में बदल गई थी, है ना, यानी कि एक ऐसा चेंज आया जिसमें कमर्शियल बैंकों की शुरुआत शुरू हो गई। 1949 की क्रांति के बाद चीन बाकी दुनिया से अलग थलग था। अब चीन ने भी नई आर्थिक नीतियों को अपनाना शुरू कर दिया और विश्व की अर्थव्यवस्था के करीब आने लगा। कई पूर्वी यूरोपियन देशों में सोवियत स्टाइल की कम्युनिज्म, ये कम्युनिस्ट थे, ये के पतन के बाद नए देश भी विश्व की नई अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए। चीन, भारत, ब्राज़ील, फिलीपींस, मलेशिया आदि देशों में पारिश्रमिक काफ़ी कम थी, इसलिए कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों में अपने उत्पाद को बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगीं। भारत बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का एक महत्वपूर्ण हब बन गया। पिछले 2 दशकों में कई विकासशील देशों ने तेजी से वृद्धि की। भारत, चीन और ब्राज़ील इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ये ब्रेटन वुड्स का रहा। कुछ आपके इस चैप्टर के प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न, उस प्रश्नों को सुने और उसके आंसर लिखिएगा। 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका उपमहाद्वीप से आपको देना है। तो जो बदलाव हुए थे 17वीं शताब्दी में उसको आपको बताना है। दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न और है कि जो कुछ संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी हैं, कारण लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला क्या रहा, क्यों कारण लॉ को समाप्त किया, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना, है ना। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं इसको आप देख लीजिएगा। इसका मटेरियल मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज दिया हूं, इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए, विश्व आर्थिक मंदी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि महामंदी के कारण की व्याख्या कीजिए। महामंदी के कारण क्या थे? तो महामंदी के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, जरूरत से ज्यादा कृषि उत्पादन। अमेरिका द्वारा कर्ज में कमी, है ना, ये इन दोनों में देखेंगे आप।
G77 देशों के बारे में भी इसमें अध्ययन आप करेंगे। इसके बाद हम जो है इंडो चाइना में राष्ट्रवाद को भी पढ़ेंगे और भारत में राष्ट्रवाद, दोनों को हम अध्ययन करेंगे। अभी उस यूनिट से एक चैप्टर हमको पढ़ना है। ठीक, आज बस इतना ही। धन्यवाद।